लाजवाब। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत सरकार किसानों में नैनो उर्वरकों के उपयोग को दे रही है प्रोत्साहन। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में कहा कि देश में 6 नैनो यूरिया संयंत्र और 4 नैनो DAP संयंत्र किए गए हैं स्थापित। जागरूकता शिविर, वेबिनार, नुक्कड़ नाटक द्वारा इसे दिया जा रहा है बढ़ावा। बिहार सरकार का राज्य के किसानों को 14 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के साथ डीजल पंप से सिंचाई करने के लिए डीजल पर अनुदान देने का फैसला। योजना के तहत किसानों को 75 रुपए प्रति लीटर की दर से दिया जाएगा अनुदान। और गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के कई जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में आज स्कूल बंद। और आइए अब विस्तार से समाचारों पर डालते हैं नजर। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया कि भारत सरकार ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत विशिष्ट कंपनियों द्वारा उत्पादित नैनो यूरिया और नैनो DAP की विशिष्टताओं को अधिसूचित किया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद देश में 500 मिलीलीटर वाली 26.62 करोड़ बोतलों की वार्षिक क्षमता वाले 6 नैनो यूरिया संयंत्र और 500 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर वाली 10.74 करोड़ बोतलों की वार्षिक क्षमता वाले 4 नैनो DAP संयंत्र स्थापित किए गए हैं। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इसके अलावा देश में नैनो यूरिया का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से उर्वरक विभाग ने अपने सार्वजनिक उपक्रमों राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स एवं उर्वरक लिमिटेड को नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया के उपयोग को विभिन्न गतिविधियों जैसे जागरूकता शिविर, वेबिनार, नुक्कड़ नाटक, क्षेत्र प्रदर्शन, किसान सम्मेलन और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों आदि के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। संबंधित कंपनियों द्वारा नैनो यूरिया प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाता है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है। उक्त योजना के तहत उर्वरक कंपनियों द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को नमो ड्रोन दीदियों को 1094 ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। इस वर्ष बिहार के कई जिलों में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है। ऐसे में किसान धान सहित अन्य खरीफ फसलों की सिंचाई समय पर कर सकें, इसके लिए बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को 14 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के साथ ही डीजल पंप से सिंचाई करने के लिए डीजल पर अनुदान देने का फैसला लिया है। योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू भी की जा चुकी है। ऐसे में जो किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत किसानों को 75 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जाएगा। इसमें किसानों को 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता होगी, जिस पर सरकार किसानों को 750 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान देगी। इसमें किसानों को धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान मिलेगा। डीजल अनुदान से खड़ी फसलों की सिंचाई का लाभ सभी श्रेणी के किसानों को दिया जाएगा, जिसमें रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अधिकृत पेट्रोल पंप से डीजल क्रय के उपरांत डिजिटल पावती रसीद, जिसमें किसान का 13 अंकों का पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक अंकित हो, मान्य होगा।
नई दिल्ली स्थित जम्मू कश्मीर हाउस में जम्मू कश्मीर संभव उत्सव का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के रंगों में रंगे इस 4 दिवसीय उत्सव मेले में हैंडीक्राफ्ट और एफपीओ किसानों द्वारा तैयार उत्पादों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे। जम्मू कश्मीर संभव उत्सव के आयोजन के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की जम्मू कश्मीर कृषि विभाग में मुख्य तकनीकी अधिकारी शेफ फरहान से। राजधानी नई दिल्ली स्थित जम्मू कश्मीर हाउस में संभव उत्सव मेले का शानदार आयोजन हुआ। इस मेले में न केवल जम्मू कश्मीर के कृषि से जुड़े उत्पादों की शानदार प्रदर्शनी लगी, बल्कि वूल से जुड़े कई तरह के उत्पाद भी यहां पेश किए गए। अभी इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शेख फरहान, जो जम्मू कश्मीर कृषि विभाग में मुख्य तकनीकी अधिकारी। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको बधाई, दिल्ली में जम्मू कश्मीर का रंग नज़र आ रहा है। और ये जो मेला आयोजन हुआ उसमें क्या क्या मुख्य स्टॉल लगे? लास्ट ईयर से ये ट्रेडिशन चला आ रहा है कि ताकि जो हमारी जो फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट से है, एग्रीकल्चर से है, क्राफ्ट्समैन है, क्यूजीन है, हॉर्टिकल्चर से है, तो जितने भी सारे हमारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं उनको एक जगह जमा किया जाए। तो लास्ट ईयर भी हमारा इसका 1.0 हुआ था, तो इस साल भी अभी जेके संभव 2.0 का इनेकाद किया गया। और इसमें हमने कोशिश की कि जितने भी हमारे क्राफ्ट्स में हैंडीक्राफ्ट से है, हमारे ज़रूरी शोबे से है, उनको बुलाए और जो भी हमारा प्रोड्यूस है हमारी स्टेट का, जिसके लिए हम काफ़ी पूरी दुनिया में मशहूर है, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए। और जो लोग यहाँ आ जाए, जो विज़िट करे, वो कश्मीर की जो रीति है, जम्मू कश्मीर की जो फूड प्रोडक्ट्स है और जो हमारा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, वो एक ही जगह जब जमा होगा तो लोग आए और वो इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर मुख्य रूप से कृषि से जुड़े कौन कौन से जो प्रगतिशील किसान हैं, एफपीओ फार्मर्स हैं, उन्होंने अपने डिस्प्ले किए हैं? जैसा कि आपको पूरी तरह इस चीज़ से आप निश्चिंत है कि प्रधानमंत्री जी का 10,000 एफपीओ बनाने का जो ख्वाब है, हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो 10,000 एफपीओ स्कीम है, तो उस सिलसिले में हमें ये मदू किया गया था यहाँ पे कि अगर आपके एफपीओज आपकी स्टेट से है, उनको भी यहाँ पे लाइए। तो इस साल हमने स्पेशलिटी जो हमारे एफपीओज थे अक्रॉस द यूटी से, जम्मू से और कश्मीर से हमने लाए थे, जिनका हमारा मान लीजिए कि हमारी एफपीओज ऑर्गेनाइजेशंस है जो करीब 280 हमने बनाई अभी तक। और इसमें हमारा ये ज़्यादा स्ट्रेस रहा कि जो उनके प्रोड्यूस है और स्पेशली जो हमारा जीआई टैग का प्रोड्यूस है, जैसे हमारा सुलाई का हनी है, हमारी भद्रवाह की राजमाश है, आरसपुरा की हमारी बासमती है, या आपको पूरी तरह वाकिफ़ है हमारे सैफरान से जिसका जीआई टैग मिला हुआ है। और इसके विस्चिन भी और जो हमारे बाकी प्रोडक्ट्स एप्पल, वॉलनट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, वो सारे हमने कोशिश की है कि हम एफपीओ के थ्रू ही द्वारा उनको यहाँ पर लाए और वो उस चीज़ का यहाँ पर प्रचार करें। बात करें कृषि स्टॉल्स के अलावा यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स और अन्य तरह के स्टॉल भी लगे हैं, वो कौन कौन से हैं? हैंडीक्राफ्ट्स के जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमारा कश्मीर क्राफ्ट है, हमारा शाल दुशाले हैं, दम्बे गब्दे हैं, और जो हमारा वुड वर्क है, हमारा विलो वर्क हमारा है, जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो पूरा जम्मू कश्मीर अगर आप इस वक्त देख लें तो इस वक्त वो 5 पृथ्वीराज के सहन में समेटा हुआ है। और ये काफ़ी अच्छा मौका है लोगों के लिए कि वो कश्मीर की जो सालमियत है, कल्चरल है, जम्मू की जो कल्चर है, वो एक जगह पे देखने का मौका मिलेगा। तो ये थे जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग के मुख्य तकनीकी अधिकारी फरहान, जिनका मानना है कि संभव उत्सव मेले में एक और जहाँ हैंडीक्राफ्ट्स उत्पादों के कई तरह के स्टॉल लगे हैं, वहीं दूसरों कृषि से जुड़े उत्पादों के भी यहाँ कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। निश्चित तौर पर इस मेले के आयोजन से एक और जहाँ इनको बाजार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर रोजगार, कारोबार और व्यापार की संभावना बढ़ने से जम्मू कश्मीर के किसानों को आर्थिक रूप से फायदा भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। केरल के वायनाड भूस्खलन त्रासदी में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। इसी बीच भूस्खलन के बाद लोगों का बचाव अभियान जारी है। डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने सेना और एनडीआरएफ के जवानों द्वारा चलाए जा रहे बचाव अभियान का जायजा लिया। इस समय हम वायनाड में उस जगह पर हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ था, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। वायनाड का ये जो इलाका जो डिस्कनेक्ट हो गया था, यहाँ पर एक पहले ब्रिज हुआ करता था और उस ब्रिज से ही जो लोग हैं वो आगे की तरफ जाते थे, लेकिन ये
जो ब्रिज है वो डिस्कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू करने वाले जो लोग हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब इंडियन आर्मी है वो यहाँ पर तमाम इक्विपमेंट के साथ पहुँची है और यहाँ पर एक अस्थायी जो ब्रिज है उसे बनाने का जो काम है वो चल रहा है। मेरे सामने अगर हमारे कैमरामैन मोहित उइके आपको दिखाएंगे तो वहाँ देखें तो एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं कि जो लैंडस्लाइड हुआ था और उसके बाद पानी का बहाव जो तेज़ी के साथ आया था उसमें जो लोग हैं, कहीं कोई डेड बॉडी तो वहाँ नहीं है, तो उसको देखने के लिए वहाँ पर आप देखें कि जाल लगाकर जो एनडीआरएफ और रेस्क्यू की जो टीम है वो वहाँ पर जो सर्च है वो कर रही है। इसके साथ साथ ही जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ से जो आपको ये इलाका जो दिखाई दे रहा है, खासतौर से जो ट्री जो गार्डन है उसके बाद वाला इलाका है वहाँ पर ज़्यादा डैमेज हुआ था और वहीं से आप देखें जो डेड बॉडी है वो लगातार निकल रही हैं। रोपवे करके जो कनेक्ट है वो इस नदी के ऊपर बनाया गया है ताकि जो डेड बॉडी हैं उनको लाया जा सके। और इस समय अगर आप देखें कि एक जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर रेस्क्यू की गई है एनडीआरएफ के द्वारा और उस डेड बॉडी को रोपवे के माध्यम से लेकर आया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम जो चुनौतियां हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह से जो मौसम है वो थोड़ा सा ठीक रहा है। सुबह ज़रूर बारिश हुई थी लेकिन इस समय बारिश रुकी हुई है। मौसम भी थोड़ा सा खुला दिखाई दे रहा है, हल्की हल्की जो धूप है वो भी यहाँ पर इस समय दिखाई दे रही है। मौसम की चुनौतियां अलग तरीके से बनी हुई हैं क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले समय में यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो प्रभावित हो सकता है। और इस तरह से आप देखें लगातार जो रेस्क्यू है वो चल रहा है। एक डेड बॉडी को यहाँ पर लाया गया है और ये एक्सक्लूसिव ये विजुअल हम दूरदर्शन पर तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह की चुनौतियाँ हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं और किस तरह के हालात यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, वायनाड। तो केरल के वायनाड समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। हालात को देखते हुए वायनाड, मलप्पुरम, कोझिकोड, कासरकोड सहित कई जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगढ़ में अत्यधिक भारी बारिश जारी रहेगी, जबकि पलक्कड़, त्रिशूर, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अल्लापुझा, पथानमथिट्टा में बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं कोल्लम और तिरुवनंतपुरम में भारी से भारी बारिश की आशंका जताई गई है। केरल कई इलाकों में इस समय 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हाई वेव को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में पिछले 10 दिनों में जारी बारिश से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने राज्य में आज भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र के बाद अब मध्य गुजरात के वडोदरा और अहमदाबाद जिलों में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश से गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तराखंड में आज से अगले 2 दिन के लिए सभी जिलों में हल्की से भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपील की गई है कि लोग इस दौरान सावधानी बरतें और सतर्क रहें। वहीं देहरादून आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से संबंधित जिला अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर आज देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में स्कूल बंद रखे गए हैं। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 24 घंटे में कई जिलों में हल्की से भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं और साथ ही देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल में रेड अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। पश्चिमी महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में बारिश से हुई तबाही के बाद स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया है। कोल्हापुर, सांगली, सतारा और पुणे में जल जमाव वाले क्षेत्रों में पानी का स्तर कम हुआ है। इस बीच सांगली से भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के द्वारा ऑपरेशन राहत चलाया जा रहा है। आइए देखते हैं सांगली से हमारे संवाददाता योगेश कुमार शीतल की ये रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के सांगली में अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि जो कृष्णा का जल स्तर है उसमें थोड़ी कमी आई है। हमारे पीछे आप देखिए कि जो जल स्तर है 45 फीट का जो खतरे का निशान है, फिलहाल नदी उससे कम पे बह रही है। लेकिन जो जहां से पानी यहां पर आता है, बेसिकली कोयना डैम से जहां से पानी यहां पर आता है, वहां से फिर से आज अतिरिक्त पानी को छोड़ा गया है। ओवरऑल अगर आप देखें तो जो पश्चिमी सांगली है उसके जो 4 आप ब्लॉक कह सकते हैं, तालुका कह सकते हैं, उसके करीब 100 गांव इस बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं। और फिलहाल जो है ऑपरेशन अलग अलग स्तर पर चलाया यहाँ पर जा रहा है। सांगली में पिछले 24 घंटे में मौसम साफ हुआ है और आम जनजीवन भी धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। हालांकि बाढ़ की वजह से अभी भी हजारों लोग विस्थापित हैं। स्थानीय प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार पश्चिमी सांगली के मिराज, पलूस, वलवा, शिरला तालुका के करीब 100 गांव के 4000 लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं सैकड़ों मवेशियों को भी सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। फिलहाल कई परिवार सांगली महानगर पालिका द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में रह रहे हैं। जो लोग बाढ़ से विस्थापित हुए हैं उनके लिए महानगर पालिका के तरफ से जो है ये एक शिविर बनाया गया है। ऐसे और भी शिविर हैं जो कि यहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ पे महिलाएं, बच्चे या जो बेसिकली परिवार है उनके लिए वहाँ पे रहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। इस बीच भारतीय सेना के दक्षिणी कमान द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन राहत के तहत बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पहुंचाने का कार्य जारी है। स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयास से जहां आम जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, वहीं सेना की सक्रिय मौजूदगी से यहां लोगों के बीच में इस संकट से उबरने का जज्बा पैदा हुआ है। बेसिकली अभी वाटर लेवल धीरे धीरे कम हो गया है। उसके बाद जो लोग इफेक्टेड एरियाज में थे, जिनको खाना पानी में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, हम उनको MRE डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अंदर हर प्रकार का रोटी, चावल, दाल, हलवा सब कुछ है। सिर्फ आपको गर्म पानी में उसको डालना है, उसके बाद खा सकते हैं। तो जैसा कि साकेत पांडे बता रहे थे कि पोस्ट फ्लड सिचुएशन ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब आर्मी यहाँ पे डिप्लॉय हुई थी, जिस तरीके से उनका ऑपरेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तब इस चीज़ को पहले दिन से ही ध्यान में रखा गया था कि बाढ़ के बाद किस तरीके से जो लोग हैं, जो महामारी फैलती है, कई तरह के डेंगू, मलेरिया, कई तरह की बीमारियाँ रहती है, उसके लिए आर्मी ने पूरी मेडिकल यूनिट यहाँ पे जो सदर्न कमांड है वो यहाँ पे सेटअप की है। इंश्योर किया जा रहा है कि हर लेवल पे जो लोग हैं उन तक राहत पहुंचाया जा सके। उनके चाहे वो चिकित्सकीय ज़रूरतें हों, चाहे वो उनके घर की से जुड़ी हुई ज़रूरतें हों, हर ज़रूरत को किस तरीके से टैकल किया जा सके, उसके लिए आर्मी यहाँ पे ऑन द ग्राउंड है। ऑपरेशन यहाँ पे कैरी आउट हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यहाँ पे स्थिति सामान्य हो जाएगी। अपने सहयोगी शिवाजी कांबले के साथ महेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, पश्चिमी महाराष्ट्र। एक तरफ जहां गुजरात और उत्तराखंड भारी बारिश की मार झेल रहे हैं, वहीं ठंडी वादियों के लिए जाना जाने वाला लद्दाख इन दिनों गर्मी की चपेट में है। यहां तापमान बढ़ने से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। IMD के निदेशक सोनम लोटस ने तापमान में भारी वृद्धि को लद्दाख के लिए चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि यदि तापमान में बढ़ोतरी होती है तो भीषण गर्मी के कारण बर्फ के पिंडों को तेजी से पिघला देगी। तापमान बढ़ने की वजह से विमान सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने लोगों को अगले एक सप्ताह में होने वाली बारिश से सतर्कता बरतने की सलाह दी है। और अब जानते हैं मंडी भाव के बारे में। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में अरहर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। मिर्जापुर और हाथरस मंडी में तेजी दर्ज हुई, वहीं कानपुर और राजकोट मंडी में इसके सौदों में नरमी आई। एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में अरहर के सौदे तेज भाव पर हुए। यहाँ 29 जुलाई को अरहर का भाव 10,000 रुपए क्विंटल था, जो 30 जुलाई को 100 रुपए बढ़कर 10,100 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भी अरहर के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 29 जुलाई को अरहर का भाव 10,170 रुपए था। 30 जुलाई को इसमें 15 रुपए की तेजी आई और भाव 10,185 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में कमजोरी का रुख रहा। यहाँ 29 जुलाई को अरहर का भाव 10,700 रुपए था। 30 जुलाई को इसमें 50 रुपए की सुस्ती आई और भाव 10,650 रुपए क्विंटल रह गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी नरमी के साथ कारोबार हुआ। 29 जुलाई को यहाँ अरहर का भाव था 9,500 रुपए। 30 जुलाई को ये 50 रुपए गिरकर 9,450 रुपए क्विंटल रह गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल
2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 33,39,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 33,12,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 27,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में नरमी देखने को मिली। गुरुग्राम मंडी में 500 रुपए की तेजी दर्ज हुई, जबकि लालगंज मंडी में कमजोरी देखने को मिली। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को गुरुग्राम, राजकोट और जलालाबाद मंडी में प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए, जबकि लालगंज मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में प्याज का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहाँ 29 जुलाई को प्याज का भाव था 2,000 रुपए। 30 जुलाई को प्याज का भाव 500 रुपए उछलकर 2,500 रुपए हो गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भी प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 30 जुलाई को प्याज का भाव 100 रुपए चढ़कर 3,200 रुपए से लेकर 3,300 रुपए हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में तेजी का सिलसिला जारी रहा। 29 जुलाई को प्याज का भाव रहा 2,300 रुपए। 30 जुलाई को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव 2,350 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि उत्तर प्रदेश की ही लालगंज मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 जुलाई को प्याज का भाव था 2,650 रुपए। 30 जुलाई को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 2,600 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल प्याज की कुल पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम ओडिशा, बिहार और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओडिशा के भद्रक, बालासोर और जजपुर जिले में धान की फसल से बारिश का फालतू पानी निकालने का काम करें। वहीं सब्जियों के खेतों और नर्सरी से भी फालतू पानी बाहर निकालें। पश्चिमी ओडिशा में मूंगफली, मक्का, दलहनी फसलों और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। ओडिशा के किसान साफ मौसम के दौरान धान की रोपाई करते रहें। यहाँ के किसान कम अवधि और मध्यम अवधि वाली धान की प्रत्यक्ष रूप से बुवाई करने का काम करें। ओडिशा के उत्तर पश्चिमी पठार क्षेत्र में अरहर की बुवाई का काम करें। वहीं पूर्वी घाट के ऊपरी हिस्सों में रागी की बुवाई कर सकते हैं। बिहार की बात करें तो यहाँ के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ इलाके में धान की रोपाई का काम करें। बिहार के ऊपरी हिस्सों में अरहर की बुवाई का काम करें। बिहार के किसान इन दिनों मिर्च की नर्सरी बोने का काम भी कर सकते हैं। साथ ही झारखंड के पश्चिमी पठार क्षेत्र में काले चने की बुवाई का काम पूरा करें। यहाँ के किसान उड़द और मूंग की बुवाई का काम भी पूरा कर लें। साथ ही मौसम के अनुसार सब्जियों की बुवाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है।
बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथिक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत पे भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राज्यसभा में एनटीए द्वारा प्रवेश परीक्षाओं का संचालन ठीक से नहीं किए जाने से संबंधित प्रश्नों का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया। कहा कि देश में मध्यम वर्ग की उम्मीदें बढ़ी हैं। एनआईए ने म्यांमार स्थित उग्रवादी समूहों से जुड़े एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आरोपी लालगई हवामा के खिलाफ आरोप पत्र अवैध हथियार और गोला बारूद तस्करी मामले में नई दिल्ली में दायर किया गया है। अमरनाथ यात्रा के लिए 1654 तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था 51 वाहनों में सवार होकर जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। असम के सवाईदेव में स्थित स्मारक को वर्ल्ड हेरिटेज धरोहर में शामिल किया गया है। अब तक भारत में 43 धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज के धरोहर में शामिल हैं। कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। आबकारी नीति से जुड़े ईडी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत को 13 अगस्त तक बढ़ा दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जाति के नाम पर देश को कमजोर कर अराजकता और हिंसा फैलाना चाहती है। छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल रमेन डेका ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल पद की शपथ ली। उन्हें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने शपथ दिलाई। गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में राजभवन में शपथ ली। कटारिया को दूसरी बार राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मणिपुर के राज्यपाल पद की शपथ ली। उन्हें असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्हें मणिपुर के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।